हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपकी 20 तारीख को होने वाले कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के तहत सामाजिक विज्ञान के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आप में से कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर भी लेके आइए ताकि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के जैसे ही अन्य सामाजिक विज्ञान के पेपर की। उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से हो सके। तो देखें, सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता है? तो रूस के अंदर जो सामूहिक खेत है उन्हें कोलखोज कहा जाता है। दूसरा है, आधुनिक समाजवाद का जनक था। तो आधुनिक समाजवाद का जो जनक है वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। तीसरा, गद्दी किस प्रदेश का चरवाहा समुदाय है? तो हिमाचल प्रदेश का जो चरवाहा समुदाय है वो गद्दी है। चौथा, विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1929 में। 1929 से लेकर 1946 तक। पांचवा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। छठा, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो महाराष्ट्र की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। सातवां, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा निर्धारित है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर कहा जाता है। जो कहां से गुजरती है? वो इलाहाबाद के नैनीग्राम से होकर गुजरती है। कहां से? इलाहाबाद के नैनीग्राम से। ठीक है, इलाहाबाद जो कि यूपी के अंदर है, तो इलाहाबाद के नैनीग्राम से होकर गुजरती है। आठवां है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो कौन सा है? अनाईमोडी। कौन सा है? अनाईमोडी। नौवां है, जनता का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है? तो लोकतंत्र के अंदर। 10वां, ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप समिति का पूछे तो वो कौन थे? B.R. अंबेडकर। ठीक है। आगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। 13वां, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है मासीन राम, मेघालय, भारत। कौन सा है? मासीन राम। इसको सही लिख लेता हूं, क्या है? मासीन राम। मासीन राम मेघालय, और मेघालय कहां पर है? हमारे भारत देश में है। 14वां है, उत्तरी मैदान के जो पुराने जलोढ़ हैं, उत्तरी मैदान के जो पुराने जलोढ़ है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। 15वां, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। 16वां, भारत में अधिकतर प्रवास कहां से होता है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। स्वास्थ्य एवं पर्यटन कौन से क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र, या कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसमें शामिल है सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र में शामिल है। 18वां, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। आगे बात करें, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 19वां है, ठंडी क्या है? ठंडी क्या है? तो थार के रेगिस्तान के अंदर, थार का रेगिस्तान विशेषकर जैसलमेर के अंदर जो ऊंट पालक जातियां है, या ऊंट पालक जो आपकी लोग होते हैं, ऊंट को पालने वाले जो लोग या समुदाय होते हैं, उनकी जो बस्ती होती है उसे कहते हैं ठंडी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? थार के रेगिस्तान के अंदर, थार के रेगिस्तान में ऊंट को पालने वाली जातियों की जो बस्तियां हैं, या ऊंट पालकों की जो बस्तियां हैं, उन्हें ठंडी कहते हैं। 20वां है, भाबर किसे कहते हैं? तो गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं में जो निचली पहाड़ियां हैं, उन निचली पहाड़ियों की जो तलहटी हैं
वहां पर जो शुष्क वनों के क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाबर कहते हैं। 21वां, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। 22वां, संविधान किसे कहते हैं? तो देखो संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का क्या होता है? वर्णन होता है। फिर से सुनो, संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 23 की कि कॉमिन्स्टर्न से क्या आशय है? प्रश्न क्या है? कॉमिन्स्टर्न से क्या आशय है? देखो कम्युनिस्ट जो कॉमिन्स्टर्न शब्द है ये किसका? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। किसका? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। इसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व साम्यवाद को बढ़ावा देना। और इस पर कंट्रोल किसका था? तो सोवियत संघ का इस पर कंट्रोल था। 24वां है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के दो नाम बताने हैं। तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, जो भ्रंश यानी गहरी घाटियों से होकर बहती है। 25वां है आपका प्रश्न कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं? कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो देखो जो आपकी आम्र वर्षा है ये जनरली वैशाख महीने के अंदर होने वाली क्या होती है? वर्षा होती है। जिस समय आम के पेड़ के ऊपर मोहर आते हैं उस समय यह वर्षा होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और इसे मानसून के आने की पूर्व सूचना भी माना जाता है। ठीक है, ये आमों के पकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 26वां है, प्राथमिक क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन है? कृषि है, फिर मछली पालन है, इसके अलावा खनन है और वन उत्पाद है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में है। आगे बात करें कि अपवाह तंत्र क्या है? प्रश्न क्या है? अपवाह तंत्र क्या होता है? तो देखो अगर मैं बात करूं अपवाह तंत्र की, तो अपवाह तंत्र का मतलब है कि किसी भी नदी का वह क्षेत्र जहां से होकर वह नदी बहती है, वह क्षेत्र जहां से होकर नदी का जल प्रवाहित होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं उस नदी का अपवाह तंत्र। आगे बात करें भारत में निर्धनता के दो प्रमुख कारण। पहला कारण है बेरोजगारी और दूसरा कारण है आपकी अशिक्षा, या और कह सकते हैं तो निर्धनता, है ना? सॉरी, निर्धनता तो ही, बेरोजगारी और अशिक्षा ये क्या है? निर्धनता के कारण है। आगे बात करूं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, क्या लिखा हुआ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह अधिकार है जिसके तहत प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उसे बिना किसी भेदभाव के चुनाव में वोट डालने का पूरा अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30वां है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी प्रकार के धर्मों के साथ एक समान दृष्टिकोण रखेगा। इसमें राज्य मतलब किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। आगे मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या है? तो यह किसी भी स्थान के वातावरण की जो दैनिक स्थिति है या जो अल्प अवधि होती है उसकी स्थिति को बताता है, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि। बात करें जलवायु की, तो जलवायु क्या है? तो यह किसी स्थान के वातावरण की एक लंबी अवधि लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक की जो औसत स्थिति है, मौसम की जो औसत स्थिति है उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है आपका, वो है कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो देखो कोरियालिस बल एक काल्पनिक बल है। कैसा बल है? काल्पनिक, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिशील वस्तुओं के मार्ग को क्या करता है? मोड़ता है। और ये जो बल है ये उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुओं को बाईं ओर मोड़ता है। आगे 33वां है धंगर, जो कि एक चरवाहा समुदाय है,
उसकी क्या बतानी है आपको, 4 विशेषता बतानी है या उसकी प्रमुख विशेषता बतानी है। तो देखो ये जो समुदाय है ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कहाँ पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ये क्या काम करते हैं, तो भेड़ और बकरी पालन। क्या काम करते हैं, भेड़ और बकरी पालन। इनका जो जीवन होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। आगे 34, लेनिन की प्रमुख मांगे कौन सी थी और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो लेनिन की देखो मुख्यतः 3 मांगे थी, ये कई बार पूछा गया है। कौन कौन सी मांगे थी, पहली थी भूमि का राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। दूसरी मांग थी श्रमिकों के नियंत्रण में फैक्ट्रियां होनी चाहिए, ठीक है, श्रमिकों के नियंत्रण में फैक्ट्रियां होनी चाहिए। और तीसरी मांग क्या थी, तीसरी मांग थी युद्ध की समाप्ति, ठीक है, युद्ध की समाप्ति। और इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन्हें अन्य नाम है अप्रैल थीसिस। किस नाम से, अप्रैल थीसिस नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। आगे बात करें लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। 35वां है लोकतंत्र से क्या आशय है, परिभाषित करना है। लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। फिर 36 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के आपको उद्देश्य बताने हैं। 37 है स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों किया था, ठीक है। 38 है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में आपको अंतर बताना है। 39 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। और 40 है संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, वो महत्व आपको बताना है। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 41 है भारत के उत्तरी मैदान का आपको वर्णन करना है। 42 नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। 43 भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है और इसकी 3 विशेषता बतानी है। आगे निबंधात्मक प्रश्न। 44 है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, अथवा में फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। 45 भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। देखो पुलिकट झील, तो पुलिकट झील आपकी कहाँ पर है, तो जो आपकी पुलिकट झील है, जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर है, वो है उड़ीसा में। कहाँ पर है, पुलिकट जो झील है आपकी वो कहाँ पर है, वो आपकी उड़ीसा के अंदर स्थित है। फिर सांबर झील राजस्थान में है। फिर मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र की राजधानी है। हिंद महासागर नीचे की तरफ पानी वाला एरिया है। लक्षद्वीप ये हिंद महासागर के अंदर स्थित, बाएं भाग के अंदर स्थित द्वीप समूह है। और वेबनाथ झील, कौन सी झील, वेबनाथ झील, ये आपको क्या करना है, ये आपको भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपके कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करता हूँ ये सारे ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे और इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से सेम टू सेम छपेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।